राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि 1985 में खुली है और एग्रीकल्चरल केमिकल कंपनी बनाती है जो कि क्रॉप्स के प्रोटेक्शन में और क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हमको किसानों को मिले उसके इस फील्ड के अंदर में कंपनी काम कर रही है और काफ़ी टाइम से काम कर रही है। ये कंपनी अभी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है और उसके लिए कंपनी का हम लोग पास्ट रिकॉर्ड को देखने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर में किस तरीके से कंपनी का स्टॉक परफॉर्म कर सकता है उसको हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और कंपनी के आईपीओ से कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। सो आईपीओ के अगर बेसिक डिटेल्स को देखें 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी ने कट ऑफ प्राइस 68 रखा है। 44 करोड़ रुपए टोटल कंपनी स्टॉक मार्केट से उठाना चाह रही है, जिसमें से 42 करोड़ रुपए तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं और 2 करोड़ रुपए के वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पर बेच रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो आपको एक आईपीओ की फाइल 1,36,000 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है एक लॉट के साथ में लगाने के लिए। नेक्स्ट कंपनी का जो वैल्यू जो जिस हिसाब से लगा रही है, जहाँ पे 44 करोड़ रुपीज़ कंपनी उठा रही है, इसमें कंपनी 171 करोड़ रुपीज़ कंपनी खुद की वैल्यू लगा रही है। नाउ दैट्स इन ऑन दी हायर साइड। अब किस तरीके से हायर साइड में है उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में कंपनी के अच्छे खासे शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है आईपीओ के बाद में भी 70% के आसपास में। नाउ दैट्स अगेन गुड, दैट्स पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अब कंपनी किस तरीके से काम करती है, ये कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बेचती है, ये केमिकल्स ही हैं जो कि कंपनी इंसेक्टिसाइड्स वगैरह उनको मारने के काम में आते हैं। अब यहाँ पे कंपनी के एज पर आरएचपी यहाँ पर किस तरीके से कंपनी का प्रोसीजर चलता है तो उसकी अगर चर्चा करते हैं तो बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किसानों के जो एरियाज़ होते हैं अलग अलग जगहों के किसानों के पास में जाते हैं। वहाँ का जो मेला होता है किसानों का वो उसमें प्रेजेंट करते हैं, अपने देखते हैं वहाँ का जो डिमांड क्या, किस टाइप की कंपनी लोगों को जो किसान उनको क्या चीज़ चाहिए, फिर किस चीज़ से लोग परेशान हैं वहाँ के किसान, फिर वहाँ से किस टाइप का जो कंपनी प्रोवाइड कर सकती है कौन सा प्रोडक्ट उन किसानों को वो इंसेक्टिसाइड्स को मारने के लिए, उन फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने के लिए। तो फिर उसके बाद कंपनी वहाँ का ही कोई रिप्रेजेंट कस्टमर ढूंढती है जो कि बड़ा ऑर्डर ले सके कंपनी से, और फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ में टाई अप बनाने के लिए उस कस्टमर को बोलती है और बाद में कंपनी उस कस्टमर को जो कि कंपनी ने कस्टमर बनाया है जो कि कंपनी से माल खरीदेगा और फिर वहाँ पर बेचेगा कंपनी के प्रोडक्ट को, उस कस्टमर के साथ में डीलिंग करती है कि ये प्रोडक्ट होगा, इतना प्रोडक्ट माल निकालना है, वो कंपनी के आपस में वो मार्केटिंग वगैरह करनी है, किस तरीके से उस एरिया में कंपनी मार्केटिंग करती है उस कस्टमर के साथ में मिल के उस एरिया में फिर माल बेचती है। सो ये कंपनी का मेन तरीका है माल बेचने का, प्रोडक्ट को निकालने का। अब राइट, नेक्स्ट अगर देखते हैं कि अब कंपनी ये पैसे आईपीओ से उठाना क्यों चाह रही है, सो उसके पीछे बेसिक रीजन कंपनी में टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सी, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कंपनी के, अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करेंगे तो हमें एक चीज़ दिखेगी, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो कंपनी का इस साल अगर हम लोग डेटा देखते हैं बैलेंस शीट के अंदर में तो यहाँ पर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स है वो काफ़ी, ट्रेड्स पेएबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेड्स पेएबल हो गया, इसका मतलब कंपनी को पे करना है वो भी इसी साल पे करना है 26 करोड़ रुपए। 6 करोड़ रुपए कंपनी का करंट ईयर इसी साल लोन चुकाना है वो पैसा है, तो ये लगभग कितना 32 करोड़ रुपए हो गया और 5 करोड़ रुपए ये हो गया, तो लगभग 36-37 करोड़ के आसपास में कंपनी को पे करना है। अब ये पे करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पैसे होने चाहिए कंपनी के पास। तो कंपनी के पास 21 करोड़ रुपए का माल पड़ा हुआ है, तो 21 करोड़ रुपए का माल बिकेगा तो पैसा आएगा। अब कब बिकेगा, राइट, और माल जो बिक भी जाएगा तो वापस नया माल खरीदने के लिए कंपनी को पैसों की जरूरत है, तो ये पैसे तो कंपनी दे नहीं सकती। नेक्स्ट कंपनी को इंटेंजिबल ये वाला इन्वेंट्री 22 करोड़ की, राइट। नेक्स्ट अगर देख वो मतलब कंपनी का ये माल बिकेगा, इन्वेंट्री होगी वो बिकेगी तो फिर नई इन्वेंट्री आएगी, तो ये पैसा तो उनको दे नहीं सकते। नेक्स्ट बचा ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये पैसा अगर आएगा तब देंगे, राइट, तो ये भी अटका पड़ा है। कैश की फॉर्म में कंपनी के पास में सिर्फ 23 करोड़ है, तो कंपनी बोली कि 30 करोड़ रुपए जो कंपनी आईपीओ से पैसा उठा रही है 42 करोड़ रुपए उनमें से पे करने वाली है। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। सो द थिंग इज कि कंपनी को क्या ये पैसे आने से बेनिफिट होने वाला है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। कंपनी का लोन चुक जाएगा और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री बेच के ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच पाएगी मार्केट के अंदर में। लोन वोन नहीं लेना पड़ेगा कंपनी को रिसेंट ईयर्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर देखा जाए कंपनी का आज के दिन किस तरीके से आज की हालत चल रही है, तो कंपनी का रेवेन्यूज़ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा डाउनवर्ड देखने को मिल रहा है क्योंकि ये 10 महीने का डेटा है, अभी 2 महीने का डेटा आना बाकी है, तो ये भी अच्छा खासा इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स अगर देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी के 6 करोड़ हैं आज के दिन।
और पास डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा इंक्रीज होता ही जा रहा है। बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस साल 6 करोड़ का कंपनी ने 10 महीने के अंदर जो डेटा आया है वहाँ पर अचानक से कंपनी के ट्रेड्स पेएबल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले सालों के मुकाबले। तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी जो सेल है उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर बढ़ाने की कोशिश की, ऐसा फील होता है। आई एम नॉट सेइंग कि है ही ऐसा फील होता है, क्योंकि ट्रेड्स पेएबल अचानक 16 करोड़ से 26 करोड़ रुपए बढ़ गए, 26 करोड़ हो गए हैं। और दूसरा कंपनी ने माल जो बिका है उसमें से कंपनी के पास में पैसा आया भी नहीं, वो भी सीधे के सीधे ट्रेड रिसीवेबल्स 3 करोड़ से बढ़ के 28 करोड़ रुपए हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये भी एक चीज़ नोट करने वाली है कि कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो पहले के जो ट्रेड रिसीवेबल्स वो नॉर्मल रहे हैं, 3 करोड़ 2 करोड़, क्योंकि आप कैश फ्लो में चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कैश फ्लो देखने को मिलेगा। ओके, हियर इज द ट्रेड्स रिसीवेबल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो 1.5 करोड़ रुपया रहा था जो कि कैश ट्रेड रिसीवेबल था। यहाँ पर 5 करोड़ रुपया कंपनी के पास में ट्रेड रिसीवेबल्स एडवांस आ गया पुराना वाला। यहाँ पर 24 करोड़ रुपए अचानक से ट्रेड रिसीवेबल्स रह गया जो कि कैश आया नहीं है। तो ये अचानक से एक बड़ा इंक्रीज हुआ है जो कि हमें थोड़ा सा आईब्रोज उठाता है कि क्या हुआ है भाई, इतना बड़ा इंक्रीज क्यों। तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है। बट पास डेटा के हिसाब से कंपनी के जो बेसिकली अब तक जो ट्रेड रिसीवेबल्स रहे वो 6 महीने के अंदर के ही हैं, अंदर के ही हैं। तो ये वाला जो ट्रेड रिसीवेबल है ये भी 6 महीने के अंदर का ही है, पुराना ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है। सो आई होप जैसे पुराना रिकवर हो जाता है वैसे ये भी 6 महीने वाला है, आगे के 6 महीने नहीं देखेगा, जल्दी रिकवर हो जाएगा एज पर पास्ट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी को एक बार कंपेयर करके देखेंगे जो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ में, सो यहाँ पर 171 करोड़ की कंपनी ने वैल्यू लगाई है, 6 करोड़ रुपए कंपनी ने 10 महीने में कमा लिए हैं। तो आई थिंक 7 करोड़ रुपीज़ इस साल जो है कंपनी नेट प्रॉफिट्स कमा लेगी। तो 7 करोड़ रुपीज़ को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं दैट इज़ अराउंड कितना, 170 करोड़ की कंपनी वैल्यू लगा रही है खुद की, और 7 करोड़ से डिवाइड कर दो तो ये कंपनी का 25 का पी रेशियो निकल के आ रहा है। जिसको हम कंपेयर करते हैं तो इसका 60 का पी रेशियो है, इस कंपनी का पी रेशियो नहीं है मैग्मानी ऑर्गेनिक्स का, बट इसका क्योंकि इस साल कंपनी ने थोड़ा सा नुकसान खाया है तो जिसका जो कंपनी नुकसान खाती है उसका पी रेशियो नहीं है, क्योंकि कमाई करती है तो ही पी रेशियो निकलता है, तो कमाई नहीं कर रही तो पी रेशियो निकलता ही नहीं है। बट पास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो 10 के आसपास में आता है। सो कि एक ठीक है पॉजिटिव, कंपनी इस मैग्मानी के मुकाबले कंपनी कम कमाई कर रही। नेक्स्ट अगर देखते हैं बैडमुथा इंडस्ट्रीज, तो इसका जो पी रेशियो 35 का है। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी अपनी कमाई तो ठीक ठाक कर रही है, इतनी कुछ खास ज़्यादा हाई वैल्यू नहीं लगाई है कमाई के हिसाब से। दूसरा पीबी रेशियो के हिसाब से अगर देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी के आज के दिन वैल्यू जो है कंपनी ने एसेट्स के मुकाबले कितनी ज़्यादा लगाई है, जो कंपनी के पास में खुद के एसेट्स हैं नेटवर्थ के हिसाब से। तो यहाँ पे 34 करोड़ की कंपनी की नेटवर्थ है, 42 करोड़ रुपीज़ और उठा रही है। सो ये लगभग 42 करोड़ रुपीज़, सो ये 76 के आसपास में जाता है, जो कि 76 ही जाता है ना, एक सेकेंड, हाँ 76, हाँ। तो अब 76 करोड़ रुपीज़, तो यहाँ पे 171, इसको हम लोग 76 सॉरी, सो 2.25 का पीबी रेशियो निकल के आता है। तो इनके मुकाबले अगर पीबी रेशियो कंपेयर करें तो इसका 3.37, इसके मुकाबले वैल्यूएशन ठीक लगाई है, इसके मुकाबले वैल्यूएशन थोड़ी महंगी है, इसके मुकाबले कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है एसेट्स के मुकाबले नेटवर्थ के हिसाब से। तो कमाई भी ठीक में है और वैल्यूएशन भी ठीक लगाई है कंपेरेटिवली, अगर मैग्मानी को हम साइड हटा दें तो, क्योंकि मैग्मानी का शेयर प्राइस इसलिए डाउन है बिकॉज कंपनी ने इस साल नेट प्रॉफिट्स बहुत भयंकर नेगेटिव दिए हैं, और मैग्मानी के पीछे रीज़न यही है कि कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ गए हैं। अब इसकी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे मैग्मानी की, कभी मौका मिलेगा तो देखने को। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के और पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की अगर बात करते हैं, सो कंपेरेटिवली कंपनी ठीक लग रही है दूसरी कंपनी के सामने कंपेयर करके देखा तो। कंपनी अब पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, कंपनी के ऊपर में केसेस ठीक ठाक हैं, 3 तो सिविल केसेस चल रहे हैं और 1 क्रिमिनल केसेस चल रहा है, और बाकी प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के खिलाफ में कोई केसेस यहाँ पर आज के दिन पेंडिंग नहीं है। बट कंपनी के खुद के ऊपर में सिविल जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो एक चल रही है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा की हुई है, चल रही है। बाकी सिविल प्रोसीडिंग्स भी चल रही हैं जिनका आप RHP को रीड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी का जो अम्बे लेबोरेटरी जो नाम है, जो कि लोगो है, वो कंपनी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है। अगर कल को दिक्कत आती है तो ये नाम कंपनी को ड्रॉप करना पड़ सकता है,
किसी दूसरे नाम से बेचना चालू करना पड़ सकता है। कंपनी के पास में जो फैक्ट्री है जो मेन, वो कंपनी की खुद की है, जो कि 43 लाख रुपए में कंपनी ने 2004 में ही खरीद ली थी। तो आज उसकी वैल्यूएशन आप निकाल सकते हैं। तो मैं कहता हूँ 2004 के मुकाबले जो प्राइसेस हैं वो 10 गुना तो हो ही गए होंगे, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं, क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों के फ्लैट्स वगैरह 10 गुना से ज़्यादा ही हो गए हैं किसी किसी के, तो इसके भी हो गए, तो हम लोग 4 करोड़ के आसपास में प्रीमाइसेस की वैल्यू मान लें, उस वक्त इतनी थी। तो दैट्स अगेन पॉजिटिव। कंपनी के बारे में ठीक है, कंपनी बस खुद का एसेट है, किराए पे नहीं है। बाकी जो हेड ऑफिस वगैरह हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस हैं, वो सारे ही किराए पे ले रखे हैं कंपनी ने। कंपनी की जो मेनली सेल हो रही है वो दिल्ली हरियाणा से हो रही है, और पास्ट ईयर के हिसाब से कंपनी की हरियाणा में सेल जो है वो घटी है इस साल, और दिल्ली में बढ़ी है। बट हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर एक जगह पे ही है, सो कौन सा कस्टमर कहाँ जा रहा है समझ के बाहर है। सो बेसिकली एनसीआर एरिया में ही कंपनी की, मतलब वही जो नॉर्थन इंडिया है वहीं पर कंपनी की सेल है, बाकी जगहों पर सेल नहीं है, राइट। कंपनी थाईलैंड में भी एक्सपोर्ट भी कर रही है थोड़ा बहुत माल, तो लगभग 10% के आसपास में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। दैट्स अगेन ओके, फाइन, दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट एक नेगेटिव चीज़ और है कि कंपनी के सिर्फ 5 ही क्लाइंट्स आज के दिन हैं जो कि कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू करवाते हैं। 5 ही कस्टमर्स हैं। जैसे हमने बताया था, शुरुआत में बात किया था वीडियो के, कि कंपनी का किस तरीके से मॉडल चलता है। कंपनी कस्टमर ढूंढती है वहाँ का मेन, जो कि उस एरिया का लोकल होता है, फिर वहाँ पर इस टाइप की कंपनी के पास में सिर्फ 5 ही कस्टमर्स हैं जिनके कंपनी के सेल हो रही है। अब ये थोड़ा सा काफ़ी नेगेटिव हो जाता है, अगर उनमें से एक भी एरिया में सेल नहीं बढ़ती है तो कंपनी को बड़ा धक्का लग सकता है। अब ओवरऑल कंपनी को अगर देखते हैं तो एक कंपनी के द्वारा फैक्ट्री है, उसमें कंपनी एग्रीकल्चरल केमिकल्स बनाती है, और एक टीम होती है जो कि बाहर बेचने का काम करती है, जो कस्टमर्स ढूंढती है, और वहाँ पर फिर कंपनी अपना माल बेचती है, और कंपनी की सेल बढ़ती जा रही है। कंपेरेटिवली देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन वैल्यू के हिसाब से भी सस्ती है और कमाई के हिसाब से भी सस्ती है कंपेरेटिवली। नाउ आई थिंक मुझे तो अब तक ठीक लग रही है कंपनी। बाकी कंपनी का अगर लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, सो उसके हिसाब से कंपनी की वैल्यू, 1 सेकेंड, जीएमपी कितना पॉजिटिव में चल रहा है। सो जीएमपी यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव में चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 0 जीएमपी चल रहा है। तो ये आपको 8 तारीख जुलाई तक चेक करना है। अगर 8 जुलाई तक अगर जीएमपी पॉजिटिव 50% 60% से ऊपर रहेगा तो ही अपने को यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कंपनी अभी तो ठीक लग रही है। मार्केट भी रहने की उम्मीदें हैं, बट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो केमिकल से हट करके जो खाद होती है अपनी ऑर्गेनिक, उसकी तरफ में ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। सो अगर गवर्नमेंट को कल को बैन कर देती है इन सब चीज़ों को तो दिक्कत आ सकती है, बट आई थिंक इतनी नहीं आनी चाहिए, इतनी जल्दी अभी कोई इशू फ्यूचर का नहीं आना चाहिए कंपनी के ऊपर में। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ भी अप्लाई करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही करें। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।